हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। फाइनेंशियल एनालिसिस करना ज़रूरी है कोई भी इंसान के लिए जब भी आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना है। सो फाइनेंशियल एनालिसिस आसान भाषा में समझते हैं कि होता क्या है। इट्स अबाउट एनालिसिस ऑफ बिजनेस। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। एक चार्ट वाला है जो चार्ट का बिजनेस रन कर रहा है। पूरे महीने में उसने कितने का माल बेचा, कितना एक्सपेंस किया और एंड में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसका वो रिकॉर्ड मंथ ऑन मंथ रखता है। ठीक उसी तरीके से जितनी भी कंपनीज NSE BSE पे लिस्टेड है वो सब आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताते हैं रिपोर्ट्स के ज़रिए, जिसके थ्रू आप एनालाइज करके डिसाइड करते हो कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। ये अलग अलग स्टेटमेंट्स होती है, जैसे कि आपका बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम बोलते हैं, एंड कैश फ्लो। सो कैश फ्लो पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आप चाहते हो वो देखने के लिए तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बट ये स्टेटमेंट्स के थ्रू कोई भी एक इंसान एनालाइज कर सकता है कि कंपनी अच्छी है या नहीं। अब तीनों के तीनों अगर स्टेटमेंट्स को आपको एनालाइज करना नहीं आता है या आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको एक इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल स्टेटमेंट को एनालाइज करना ज़रूरी है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इज़ योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। तो आज के इस वीडियो में अगले 10 से 15 मिनट में मैं आपको इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से उसके इनसाइट्स को आप जान सकते हो, क्या फॉर्मेट होता है, अलग अलग एग्जाम्पल्स केस स्टडीज़ के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा टू गिव यू एब्सोल्यूट क्लैरिटी। एंड जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मेरा नाम अजीम है, आई एम रिसर्च एनालिस्ट विद 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केट्स। मैं आपको आसान तरीके से और इंसाइटफुल तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट को रीड करके आप एक प्रॉफिटेबल डिसीजंस ले सकते हो। सो गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड, डू हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको स्क्रीन पे एक डेमो देता हूँ। यहाँ पर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देख सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो। एक कंपनी है सेनको, ठीक है, इसका। तो यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होता है और एक आपका होता है स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड मतलब आपके जो बाकी अदर इनकम्स भी होते हैं, कंपनी के और अलग बिजनेस होते हैं, वो सबको कोलैबोरेट करके बेसिकली कॉन्ग्लोमेरेट्स जब आप देख रहे हो, जैसे ITC हो गया, रिलायंस हो गया, तो आप कंसोलिडेटेड देख सकते हो बिकॉज कंपनी के अलग अलग बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक व्यू मिलता है। सबसे पहले आप एक इसका सीक्वेंस समझ लीजिए। सबसे पहले रेवेन्यू होता है विच इज़ नथिंग बट योर सेल्स। तो सेल्स में आप कितने रुपए का माल बेचा है कंपनी ने, कितने रुपए का बिजनेस किया है, ये चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टॉप लाइन। उसके बाद में अगर आप इसके ब्रेकअप्स में देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, ग्रोथ दिखा रहा है यहाँ पर कि Y-on-Y या Q-on-Q बेस पे ग्रोथ किस तरीके से आ रही है। तो बेसिकली आपको सेल्स मतलब रेवेन्यू ये चीज़ बताता है। अब आता है नेक्स्ट एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के अंदर आपके नॉर्मली अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह भी आप देखोगे तो वहाँ पर रॉ मटेरियल एक्सपेंस आ सकते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो भी लग रहा है लेबर वगैरह का, वो आता है, रिकॉर्ड होता है, राइट। तो बेसिकली एक्सपेंसेस में ये सब चीज़ें आती है। और जो भी आपके फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है या जो आपका मैन्युफैक्चरिंग गुड्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, इसके लिए उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक्सपेंसेस में एक चीज़ आती है कि आपको माइनस किया जाता है जो आपके एडमिन एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सब चीज़ को माइनस किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एबिटा, ठीक है। तो एबिटा इज़ व्हाट? एबिटा का मतलब ये होता है अर्निंग्स बिफोर योर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन। इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, इसको बोलते हैं हम एबिटा। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? अब आपको इंटरेस्ट माइनस होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। तो ये ऊपर वाला जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन आपको बताया जाता है एंड दैट इज़ योर एबिटा। और ये यहाँ पर इंटरेस्ट आप माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, विच विल गिव यू PBT, दैट इज़ योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा जो आपको सरकार को पे करना है, एंड फाइनली आपके पास बचता है नेट प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं PAT, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं पे अलग अलग स्टेटमेंट जब आप रेफ़र करोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पे दिखने मिल सकती है, लेकिन आपको मेन चीज़ पे ध्यान देना है, जो कि अपना रेवेन्यू हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया और नेट प्रॉफिट हो गया। ये तीन चीज़ अलॉन्ग विथ मार्जिन्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम ज़्यादा इसलिए भी इम्पोर्टेंस देते हैं बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कोर बिजनेस का परफॉर्मेंस बताता है। एक कंपनी जिसका मेन मोटिव है
गाड़ी बनाना, ठीक है। अगर उसको अदर इनकम इन्वेस्टमेंट कहाँ रखा है, लैंड बेचा उससे पैसा आया, ये सब चीज़ से पैसा आ रहा है, तो आपको उससे कोई भी ज़्यादा लेना देना नहीं है, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ इनकम, ठीक है। लेकिन कंपनी का मेन मोटिव क्या है, मेन जो बिजनेस है दैट इज़ टू सेल कार्स, ठीक है। तो गाड़ियाँ बेचने की कंपनी है अगर एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें सेल्स ट्रैक करना है कि भाई सेल्स में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, मार्जिन्स में क्या बढ़ोतरी हो रही है, ये इम्पॉर्टेंट है, और कौन से जगह पे आप एक्सपांशन कर रहे हो। तो बेसिकली दिस इज़ जस्ट अ एग्जाम्पल। और इसके बाद में लास्ट में एक चीज़ आती है विच इज़ योर EPS। सो EPS शुड ऑलवेज बी राइजिंग। सो जो भी अच्छी कंपनीज़ होंगी, जब तक उनके EPS बढ़ते रहेंगे, द कंपनीज आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ द एंटायर साइकिल, और वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस अच्छे देखने मिल सकते हैं। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखोगे ITC का इनकम स्टेटमेंट लिया है मैंने मार्च 23 का, जस्ट टू गिव यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिया है, मतलब रेवेन्यू जो कंपनी का रेवेन्यू है दैट। उसके बाद में अदर इनकम्स यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। ये अदर इनकम आप बाद में भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में डाला हुआ है पहले। टोटल इनकम यहाँ पर आ गया, माइनस कर दिया एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस में अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स हो गया, परचेज स्टॉक इन ट्रेड हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया, बेसिकली अलग अलग कॉस्ट है। अब इसके अलावा आपको जो डिप्रिसिएशन वगैरह कॉस्ट हो, जो इंटरेस्ट का कॉस्ट होता है ना, ये एबिट के अलावा होता है, एबिटा के अलावा होता है। तो बेसिकली आपको इसको बाद में लेना है। यहाँ पर अलग तरीके से दिया है आपको, जो मैंने वहाँ बताया था वहाँ अलग तरीके से दिया था। सो बेसिकली अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये इंडियन होटल करके कंपनी है, हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे आ गए। अब इसका भी सीक्वेंस एक बार देख लो। टोटल रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू रिमेन्स द सेम, यहाँ पर ऑपरेटिंग रेवेन्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह भी आ जाता है आपका। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसके बाद डेप्रिसिएशन आया, इंटरेस्ट आया, PBT, टैक्स माइनस किया, नेट प्रॉफिट, EPS, सेम जो हमने स्क्रीनर पे देखा था वैसे ही ट्रेंड लाइन में भी आता है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ को आप जब एनालाइज करते हो, आपको इस तरीके से फॉर्मेट यूज़ करना है। दिस इज़ मोर सिंपलर। अब कुछ कंपनीज़ के और एग्जांपल लेते हैं जिन्होंने अच्छा बिजनेस किया है, उनका इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर L&T एक बहुत रेप्यूटेड फर्म है, इसके लिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस में क्या परफॉर्मेंस आया है, सेम फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, जैसे मैंने इसको प्लस पे क्लिक किया तो आपको Y-on-Y बेसिस पे ग्रोथ बताया, मतलब ये जून का क्वार्टर और लास्ट जून की क्वार्टर में क्या ग्रोथ है। 47,882, यहाँ 55,120, तो बेसिकली 15% से ग्रोथ हुआ। तो बेसिकली आपको हर क्वार्टर को, लास्ट क्वार्टर और ये क्वार्टर आप देख सकते हो, लास्ट ईयर का और ये ईयर का, ठीक है। उस तरीके से आप प्रॉफिट मार्जिन जो देखोगे, यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी दिख रही है, 13%, 14% का मार्जिन है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट बना रही है। एंड ऑल्सो यू कैन सी दिस ऑन अ एनुअलाइज बेसिस। ईयरली देखना है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये किस तरीके से यहाँ पर 16%, 15% का मार्जिन सस्टेन किया है। एंड बेसिकली आपका जो टॉप लाइन है उसमें भी आपको ग्रोथ देखने मिल रही है, 15%, 17%, 20%। सिर्फ एक बार कोविड के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा माइनस में गया, उसके अलावा आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो। तो ये जो अच्छे बिजनेसेस हैं ये आपको कंसिस्टेंसी देंगे, और इनकम स्टेटमेंट के थ्रू आपको ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट कितना जा रहा है, डेप्रिसिएशन कितना जा रहा है, टैक्सेशन क्या जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, मतलब नेट प्रॉफिट कितना कमा रहा है। मुद्दा ये है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। अगर कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रही है तो आपका पैसा प्रॉफिटेबल, तो आपका पैसा बनेगा वहाँ पर कंसिस्टेंटली। लेकिन अगर कंपनी खुद ही इनकंसिस्टेंट है, मार्जिन इनकंसिस्टेंट है, टॉप लाइन ग्रोथ इनकंसिस्टेंट है, पैट ग्रोथ नहीं आ रही है, तो वहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कंपनी लॉन्गर रन में आपको मुनाफा दे। उसके जो स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस है वो हमेशा ही चॉपी रहेगा। एक सस्टेनेबल ग्रोथ और सस्टेनेबल मोमेंटम आपको उन स्टॉक्स में नहीं देखने मिलेगा। दैट्स द रीज़न मैंने आपको L&T का एग्जांपल लिया। कुछ ऐसे ही कंपनीज़ का एग्जांपल लेते हैं, मान लो जैसे डेल्टा कॉर्प, ठीक है। तो आप डेल्टा कॉर्प का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा कि बीच में रेगुलेटरी इश्यूज़ की वजह से भी डेल्टा कॉर्प को थोड़ा सा मोमेंटम में मतलब पेन देखने मिला था, काफ़ी सारा नीचे चले गया था स्टॉक भी। तो अब ये हम यहाँ पर देखते हैं इसके क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस है, राइट।
2 क्वार्टर में माइनस आया, उसके बाद में एक टाइम पे 100-102 करोड़ बना रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, आज कंपनी 30 करोड़ पे आ गई है। ठीक है, कभी मार्जिन्स 35% थे, कभी मार्जिन्स गिर के 17% हो गए, कभी माइनस में भी हो गए थे। तो बेसिकली जो कंपनी 60-70 करोड़ बना रही थी, आज 22 करोड़ का उन्होंने पैट परफॉर्मेंस यहाँ पर रजिस्टर किया। अगर हम Y-on-Y बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर इनकन्सिस्टेंसी देखने मिलेगा कंपनी में, और यहाँ पर रेगुलेटरी इश्यूज़ भी काफ़ी होते हैं। इसके लिए आपको ये कंपनी में एक सस्टेनेबल मोमेंटम नहीं मिलेगा। सेम अप्लाइज टू योर शुगर इंडस्ट्री ऑल्सो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, 200 करोड़ का पैट है, 185 करोड़ का पैट है, तो वो बाद में माइनस में चले गया, 68 पे आ गया, फिर वापस से 245 आ गया। तो ये कंपनीज़ का अर्निंग विजिबिलिटी इतनी श्योर नहीं है, इसलिए कंपनी जो मार्केट है इसको हायर रेटिंग नहीं देगा। अब शुगर इंडस्ट्री में जैसे आप आंध्रा शुगर लेते हो, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो आंध्रा शुगर में भी ये साइक्लिकल बिजनेस है। तो साइक्लिकल बिजनेस में क्या हो रहा है कि साइक्लिकल बिजनेस में 12% 10% वाला मार्जिन गिर के 3% 7% 2% आ गया। यहाँ पर देखो टॉप लाइन में ग्रोथ रुक गई, 492 से 518, फिर 451, 433, 480। ठीक है, इनकंसिस्टेंट ऑफ ग्रोथ बोथ इन मार्जिन्स एंड टॉप लाइन। वैसे ही आपको सेम चीज़ अप्लाइज टू बॉटम लाइन। तो ऊपर वाला अगर सही है ना कंपोनेंट, तो नीचे वाला सही हो जाएगा। कभी आपको ऐसा देखने मिलेगा कि ऊपर बराबर नहीं है और नीचे कहीं पे कहीं पे अर्निंग्स आ गया, कुछ कंपनी ने कुछ चीज़ सेल कर दी, उसका पैसा आ गया, तो आपको अदर इनकम्स में हाईलाइट होएगा वो। ठीक है, तो आप वो सब देख सकते हो। कंपनी को लॉस हो गया क्योंकि भाई भारी इंटरेस्ट पे करना पड़ा किधर को, या कोई कंपनी ने कभी कैपेक्स लाइव गया है तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ गया वहाँ पर। तो बेसिकली ये सब चीज़ जब होती है तो आपको देखना पड़ता है कि इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन में क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आपका पैट का ग्रोथ गिर गया है। ये भी होता है बेसिकली। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नेट प्रॉफिट भी जो है वो कंसिस्टेंट ग्रोथ वाइज इतना कंसिस्टेंट नहीं है, और इसलिए आप ये भी देखो Y-on-Y बेसिस में अगर आप देखोगे ना, सी दिस 200 करोड़ पैट, देन इट केम डाउन टू 141, 246, 191। तो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। और इसलिए आप EPS भी देखोगे सिमिलरली, यू विल सी द सिमिलर ट्रेंड, 8.6, 14, 14.9, 9 अगेन, 17, 13, 5। सो देर इज़ नो कंसिस्टेंसी। तो चॉपी ट्रेंड जब आपको नंबर्स में दिखता है, वही चॉपी ट्रेंड और वही डाउन अंडर परफॉर्मेंस आपको स्टॉक प्राइस पे भी दिखेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एज वी से योर प्राइस इज द सेव ऑफ अर्निंग्स। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में आपको कंपनी का एक मतलब एक अच्छा खासा मिरर इमेज दिख जाता है कि कंपनी परफॉर्मेंस में सेल्स वाइज, मार्जिन वाइज, पैट वाइज पैसा कमा रही है या नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली आप ऐसी कंपनी जो पैसा कमाती है वो ही आपको रिजर्व्स में जाता है, उस पर ही कंपनी डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड पेइंग कंपनीज रहेगी तो उसका सस्टेनेबल ग्रोथ रहेगा, तो डिविडेंड पे करेगी। जो कंपनी डिविडेंड भी नहीं पे कर रही है, जो कंपनी प्रॉफिट घर नहीं लेके जा पा रही है, रिजर्व्स मेंटेन नहीं कर पा रही है, एसेट्स बिल्ड नहीं कर पा रही है, वो कंपनी में निवेश करना थोड़ा दिक्कत दे सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। सो गाइज, आई होप यू हैव गॉट दिस। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया और किस तरीके से आपको इसको एनालाइज करना है इसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया है। आने वाले टाइम में हम और ऐसे फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करोगे तो काफ़ी सारे, जैसे PE रेशियो के ऊपर हमने EPS के ऊपर वीडियो बनाया, फंडामेंटल एनालिसिस के रेशियोज़ पे वीडियो बनाया है, सेक्टोरल एनालिसिस के ऊपर वीडियोस हमने बनाए। सो काफ़ी सारे इंसाइटफुल और प्रीमियम कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज एज़ पर एनालिसिस हमारे चैनल पे अभी भी 75 to 80% ऐसे लोग हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। So do hit the subscribe button and also hit the bell notification. Guys, also you can go ahead and let me know in the comment section your key learnings from this video. If you have really enjoyed the video, do smash the like button. ऐसे ही आके बार बार इस चैनल पे कंटेंट देखने के लिए, हमारे साथ में आपका टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई लर्निंग, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।